हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज सर रावत सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर से हिंदी रीट मेंस का मॉडल पेपर 2 जिसकी अध्ययन अपने करने जा रहे हैं। पहला मॉडल पेपर हमने पहले पढ़ा था जिसमें हिंदी, जीके और इसके साथ में साइकोलॉजी और विद्यालय प्रबंधन के सवाल के साथ साथ में करंट अफेयर के सवाल भी हमने देखे थे। चलते हैं पहला सवाल ये कह रहा है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही से उत्तर दीजिएगा। तो पहला है ये आपके कि राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीली मैदान का विस्तार पाया जाता है। सेकंड है कि राज्य के 9.60% भू क्षेत्र के अरावली पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है। राज्य के 23.03% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है और उसके साथ में राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा था कि कौन सा सही है, तो आपको मैं बता देता हूँ डी नंबर ऑप्शन होगा। इसका मतलब 61 नंबर आपका जो है राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीली मैदान का विस्तार पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालुका स्तूप मंद पवनमुखी ढाल एवं तीव्र पवन बेमुखी ढाल होता है। तो अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, बरखान है और पैराबोलिक। तो इसका उत्तर अपने बात करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाता है सी नंबर आंसर आपका यहाँ से सही अनुष्ठित उत्तर हो जाता है। तीसरे सवाल की बात करते हैं कि राजस्थान में प्रवेश करने वाली पश्चिम विक्षोभों की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र में होती है। तो यहाँ पर लिखा है भूमध्य सागर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है और हिंद महासागर है। तो जल्दी से आप अपना उत्तर कमेंट में छाप दीजिएगा और इसका उत्तर हो जाता है भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि थॉर्नबेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु में प्रदेश में पाया जाता वह है। तो इस तरीके के जो जलवायु वाले जो कोपेन वाले जो है ना, उसमें आपके क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो EAD और CAW और DAW और DBW, यानी कि आपको थॉर्नबेट जलवायु वर्गीकरण है। ये आपका कोपेन का नहीं, ये थॉर्नबेट का जलवायु वर्गीकरण है। तो कौन सी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, तो DAW जलवायु आपकी पाई जाती है। वह जिला युगम जहाँ लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सवाई माधोपुर, सिरोही और अलवर कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना, सॉरी अजमेर है। और उसके बाद में अपने बात करेंगे कोठारी नदी का उद्गम स्रोत क्या होता है। तो कोठारी नदी का उद्गम स्रोत की अगर बात करेंगे तो बिजराल की पहाड़ी से या दिवेर की पहाड़ी से, गोगुंदा पहाड़ी से और पडरार पहाड़ी से। तो कहाँ से होता है कोठारी नदी का उद्गम, तो आपको यहाँ से ध्यान में रखना दिवेर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से कोठारी नदी का जो उद्गम है वो होता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में यह है, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी वैशिल में आपकी स्थित है। तो खारे पानी की ऐसी कौन सी झील है जो लूनी जो वैशिल है उसमें स्थित है। तो नक्की झील आपका बताया गया है, सिलीसेट झील है, तलवाड़ा झील है और पचपदरा झील है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी जो एक खारे पानी की झील है जो लूनी वैशिल में पाई जाती है, तो इसे पचपदरा झील कहा जाता है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि राजस्थान में वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो यहाँ से आंसर आपका क्या हो जाता है, उष्णकटिबंधीय सदा हरित है वो वनस्पति, वो नहीं पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कुरंजा पक्षी बिहार कहाँ स्थित है। तो कुरंजा पक्षी बिहार की अगर बात करते हैं तो कुरंजा जो पक्षी है वो कहाँ बिहार स्थित है, तो आपका खिंचन और कुरंजा पक्षी का जो संबंध है वो आपका आता है। तो 10वें क्वेश्चन की बात करी जाए तो भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह 2 जिलों में विस्तृत है, उद्यान के अंदर कोई मानव अधिवास स्थल नहीं है, यह ग्रेट इंडियन वेस्टर्न के प्राकृतिक आवासों में से एक है, नीचे दिए कूट को सम्मिलित प्रयोग करना है। तो 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1, 2, 3। तो यहाँ पर 1 और 3 जो है वो बिल्कुल ठीक है, यहाँ 2 जिलों में विस्तृत है और ये ग्रेट इंडियन वेस्टर्न के प्राकृतिक आवासों में से एक है। तो 10 का आपका सी नंबर आंसर हो जाता है। 11 नंबर सवाल की बात करते हैं। तो 11 नंबर सवाल की बात अपने करेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, 11वां क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। दक्षिणी
यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। स्थानांतरित कृषि जो है वो किस नाम से जानी जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना, बालरा, खालरा, टापरा और झुमरा। तो आपकी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि निम्नलिखित में से बालरा के नाम से जानी जाती है। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है। राजस्थान की जनसंख्या ये जो है आपकी जनजातियों में, उसको बड़ालिया किसे कहा जाता है, तो भोपा जी का आशीर्वाद लेने की प्रथा है, पूर्व पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला उस उत्सव है, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध की मध्यस्थता करने वाला ये उत्सव मनाया जाता है, यह विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला आभूषण होता है। तो इसके उत्तर की अगर बात करते हैं तो यह दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध की मध्यस्थता करने वाला ये बड़ालिया होता है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाता है 13 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित की गई है। तो यहाँ पर लिखा है जालोर, सिरोही और जैसलमेर। यहाँ पर क्या की गई है, आपकी कम महिला साक्षरता अंकित की गई है। 14 नंबर सवाल की बात करेंगे। 13 नंबर सवाल है वो दोबारा से आ गया है, लेकिन 14 नंबर सवाल की बात अपने करते हैं। तो देखिएगा, सुमेलित आपको करना है। इधर खनिज दिए गए हैं तो इधर उत्पादक जिले आपको दिए गए हैं, तो इनमें अपने क्या करते हैं, सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वुल्फ्रेमाइट दिया गया है, बेरिलियम दिया गया है, मैग्नीज दिया गया है और बेलेंटाइन आपका बेटोनाइट दिया गया है। तो यानी कि उसके उत्तर की अगर बात करी जाए तो पहला जो है उसका 4 नंबर ये नागौर में पाया जाता है, और उसके बाद में अपने बात करें बेरिलियम उदयपुर में पाया जाता है, और मैग्नीज बांसवाड़ा में है, और बोटोनाइट जो है वो उदयपुर आपका बांसवाड़ा में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन ये आपका कि राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम भंडार कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, जिप्सम के भंडार। तो ये इसका जो उत्तर है वो आपका हो जाता है जामसर, बीकानेर में। ये जामसर जो है वो बीकानेर में, यह जो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर ये जिप्सम के भंडार अवस्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ नहीं है। पूर्व पश्चिम की कॉरिडोर से जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना, कोटा है, जयपुर है, उदयपुर है और चित्तौड़गढ़ है। तो नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये जयपुर जो है वो नहीं जुड़ा हुआ है, ध्यान में रखना। राजस्थान गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी होती है, तो आपको ध्यान में रखना। तो इस तरीके की जो नोडल एजेंसी है वो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेट लिमिटेड जो है, इसकी नोडल एजेंसी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की जो हो जाती है, जो सृजन करती है, आपको ध्यान में रखना। विनायका, हथियागोड़ और कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध प्रतिमाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, तो पर्यटन स्थल है। तो 12, झालावाड़, बूंदी और कोटा ये आपको दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि विनायका, हथियागोड़ और कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं जो है किस जिले में है, तो आपको ध्यान में रखना ये झालावाड़ जिले में स्थित है। ये गोडावण जो है वो बारी बारी से परीक्षाओं में आता है। तो गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया था, तो गोडावण जो है उसको राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो 1981 में क्या किया गया था, यहाँ पर आपका राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना। और अगला जो है आपके क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजस्थान में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। राजस्थान में निर्मल ग्राम योजना किस उद्देश्य से आपकी प्रारंभ की गई थी, तो अधिकतम संख्या में शौचालय बनाने के लिए, सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति हेतु कनेक्शन देने के लिए, स्वच्छता जागरूकता की श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, किसी पंचायत समिति में सैनिटेशन के वंचित स्तर को प्राप्त करने के लिए यह जो निर्मल पुरस्कार योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर कहाँ स्थित है। कोडमदेसर की बात करते हैं तो मैं भी एक बार जाकर आया था। कोडमदेसर जो आपका है वो बीकानेर से 15 किलोमीटर दूर आपका पड़ता है, और कोडमदेसर में कोडमदेसर भैरू जी का भी मंदिर क्या है, प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में रखना। तो इसका उत्तर क्या हो जाता है, कोडमदेसर बीकानेर हो जाता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल
के बाद यदि कोई भवन है तो वह कौन सा है? किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? घोड़े वाले बाबा जी। और ये घोड़े वाले बाबा जी क्या कहते हैं कि ताजमहल के बाद में अगर भारतवर्ष में कोई भवन है उससे बढ़िया तो वह कौन सा भवन हो जाता है? तो आपको ध्यान में रखना, विमल शाह का जो मंदिर है वो ताजमहल के बाद में एक अनुपम कृति मानी गई है। अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान राज्य पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फुव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर आपका कौन सा है? तो यहाँ पर बात करते हैं भरतपुर है, जयपुर है, जोधपुर है और ढींग है। तो आपको ध्यान में रखना, ये आपका राजस्थान राज्य में पर्यटन की दृष्टि से महल और फुव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर की बात करेंगे तो ढींग आपका भरतपुर यहाँ से हो जाता है। 25वां क्वेश्चन कि राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? यानी कि आपको पहले जो वस्त्रों की जो फैक्ट्री है वो कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये आपको पता है, यह अजमेर, भीलवाड़ा, व्यावर और गंगानगर। लेकिन अपने बात करते हैं तो ये व्यावर में क्या करी गई थी? ये स्थापित की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान में कौन सी योजना वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? आधार योजना, भामाशाह योजना, पेंशन योजना और बीमा योजना। ये कहा गया है आपको कि राजस्थान में कौन सी योजना जो है वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है? तो आपको पता है सीधा सीधा भामाशाह कार्ड जो होते हैं उनको उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। संविधान के कौन से अनुच्छेद अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष होता है? संविधान का अनुच्छेद, ठीक है, 178 है, उसमें निर्वाचित, आजकल पता है आपको अनुच्छेद वाले जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे आते हैं, तो 1978 का संबंध पूछा गया है। तो निर्वाचित है, मनोनीत है या चयनित है या नियुक्त है? तो इसकी बात अगर करते हैं तो संविधान सभा में विधानसभा का अध्यक्ष है वो क्या होता है आपका? चयनित किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो यह कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करता है, यह राज्य में सिविल सेवा प्रदान करता है, वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है और वह ऐसे कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। तो ये आपको अवशिष्ट वसीयतदार इसलिए कहा जाता है, ध्यान में रखना। और अगला है आपको सुमेलित करना है, निम्नलिखित में से गलत कौन सा सुमेलित किया गया है? बादली का संबंध, इधर रचना और साहित्यकार लिखे हैं। बदली का जो संबंध है वो चंद्र प्रकाश देवल से लिखा है, राधा सत्यप्रकाश जोशी है, मेघमाल जो है सुमेर सिंह शेखावत है और बांथारा भूगोल की बात करें हरीश बदानी है। तो यहाँ पर ये कहा गया गलत कौन सा है? तो आपका जो बादानी जो है वो ये चंद्र प्रकाश जी का नहीं है। आगे देखिएगा, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का अप्रितम खजाना जो स्थित कहाँ पर है? ध्यान में रखना, लाडनू नागौर है, फतेहपुर सीकर है, डूंगरपुर चूरू है या शाहपुरा भीलवाड़ा है? तो सरस्वती पुस्तकालय जो है वो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, रांगड़ी और निमाड़ी की उपबोलियाँ कौन सी है? रांगड़ी और निमाड़ी की जो उपबोलियाँ हैं वो कौन सी है? मेवाड़ी की, मालवी की, मेवाती की और बागड़ी की। तो रागड़ी और ये जो बोलियां आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये मालवी की आपकी क्या हो जाती है? उपबोलियां हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में कि उस महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारठ की चेतावनी चूंटिया के इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्हें दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी? महाराणा फतेह सिंह, महाराणा श्याम सिंह और महाराणा जय सिंह और महाराणा प्रताप सिंह, ऐसे कौन से थे जो केसरी सिंह? अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि केसरी सिंह बारठ की रचना कौन सी है? तो चेतावनी रचूंटी है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो ये वो महाराणा फतेह सिंह थे जो अपनी दिल्ली की यात्रा को क्या कर देते हैं? रद्द कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में कि किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा था? किसने? तो सुमित कुमार चटर्जी है, उदयराज उज्ज्वल है और पंडित रामकरण अशोपा जो है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा था, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, आहट सभ्यता के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। आहट सभ्यता के बारे में अगर कथनों की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आहटवासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहटवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था और यहाँ के काले
लाल रंग के मृद भांड मिले जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई थी, कौन सा सही विकल्प आपका हो जाता है? तो ध्यान में रखना। तो यहाँ पर यहाँ से कौन कौन सी बातें सही है? तो 1, 3, 4 सही है। ये आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, वो चावल तो इससे तो बिल्कुल परिचित थे, ध्यान रखना, परिचित थे। और धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। और यहाँ काले लाल रंग के मृद भांड मिलते हैं, तो इसका 1 नंबर आंसर सही हो जाता है। आगे चलिएगा। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये सीधा सीधा आपको ध्यान में रखना, कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पर है साथियों? तो कालीबंगा तो हनुमानगढ़ में है। पीलीबंगा कहाँ है? तो पीलीबंगा भी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है, ध्यान में रखना। गणेश्वर कहाँ है? गणेश्वर तो सीकर में है, ध्यान में रखना। आहड़ कहाँ है? आहड़ तो उदयपुर में है। बेराट आप जानते हो जयपुर में है। आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर के किस नाम से सलाहकार नियुक्ति प्रयुक्त की गई है? तो यहाँ पर उदय सिंह है, जय सिंह है, राम सिंह है और मान सिंह है। आपसे ये पूछा गया है कि पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो ये थे आपके जय सिंह। उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो कौन लड़े थे आपको ध्यान में रखना, राणा तंवर राम शाह या बीदा झाला, रावत कृष्णदास चुड़ावत या माधो सिंह कछवा। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाता है? यहाँ पर अपने बात करते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पर 2 नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। तो माधो सिंह कछवा नहीं लड़े थे, बाकी जो सारे जो है राम सिंह तंवर है, विदा झाला है, रावत कृष्णदास चुड़ावत है, ये क्या है? लड़े थे। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? तो रणथंभौर के किले में, जालोर के किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में और तारागढ़ के किले में। तो आपको ध्यान में रखना है ये जालोर के किले में आपका क्या है? स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। तो अगला क्वेश्चन ये आ जाता है 39 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है, तो इसका सीधा सा उत्तर क्या हो जाता है? लूर नृत्य जो है वो पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। अगला क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन ये है कि मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो भरतपुर, करौली, धौलपुर और अलवर। तो इसकी अगर बात करी जाएगी तो अलवर जो था वो उत्तर प्रदेश के साथ में विलीन होने के लिए तैयार था। तो क्योंकि धौलपुर जो है उसके सीमा के पास में लगता है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका हो जाता है कि मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना आपको ध्यान में रखना कब हुई और किसने की थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई थी। आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे? तो रामचरण के गुरु की अगर बात करी जाएगी तो चरणदास, हरिदास, कृपाराम और लालदास। तो राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक जो संत रामचरण थे, तो उनके आपके गुरु कौन से हो जाते हैं? तो कृपाराम इसके गुरु हो जाते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन की बात अपने करते हैं। तो देखिएगा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान हासिल किया था विश्व में? ठीक है, तो भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था? तो इसकी बात करते हैं तो भारत ने 37वां स्थान है वो हासिल किया था। उसके बाद में अपने बात करते हैं 52 हाल ही में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? तो मैं बात करेंगे तो इस तरीके से इसका उत्तर जो हो जाता है वो अंतिम पंगल थी, जो भारत की पहली आपकी क्या थी? पहलवान थी। 23 मार्च 2022 असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के हेतु निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पर ध्यान में रखना
कि केंद्रीय गृह मंत्री असम और तो मेघालय के मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने क्या किया था, क्योंकि असम और मेघालय का सीमा विवाद जो चल रहा था तो उसमें केंद्र के गृह मंत्री आपको पता है कौन है, ठीक है, आपको पता है अमित शाह है, और इसके साथ में असम और मेघालय के मुख्यमंत्री के साथ में यह है क्या होती है, एक बैठक होती है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के नए कार्यवाहक कुलपति किसे बनाया गया है, तो ये हाल ही में बनाया गया है। तो ये कृषि विश्वविद्यालय जो जोधपुर है इसकी कुलपति की बात करें तो प्रोफेसर कन्हैया लाल श्रीवास्तव को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में कि हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार सोलर पवन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो बात करते हैं, एक नया सर्वे किया गया था जिसमें सोलर जो पवन उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान का पहला स्थान है। राजस्थान का क्या है, पहला स्थान है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नमस्ते योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है। नमस्ते, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, नमस्ते जो है वो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की क्या है, एक संयुक्त योजना आपकी पहल हो जाती है। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 30 अगस्त से 5 सितंबर 2022 तक किस देश में वोस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित किया था। इस तरीके के सैन्य अभ्यास के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना ये रूस में आपका आयोजित किया गया था। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मिड डे मील योजना का संस्थागत नियोजन के किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो मिड डे मील जो योजना होती है वो आपको पता है शैक्षिक आपका क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाता है, ध्यान में रखना। और अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो विद्यालय योजना के चरणों में शामिल है। विद्यालय योजना के चरणों में कौन शामिल है, तो कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति है, कार्यक्रम की आवश्यकता है, कार्यक्रम का संबंधित उपलब्ध संसाधन है। तो सरकारी ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, डी हो जाता है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन आपका ये आता है कि बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 निम्नलिखित किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने में, घुमंतू बालकों को प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करने के लिए, और 14 वर्ष की आयु के पश्चात वाले बालकों के ऊपर, क्योंकि शिक्षा का जो अधिकार है 2009 वो 6 से 14 वर्ष के बालकों की बात करता है। उसके बाद के बालकों के ऊपर अभी कोई नियम कानून कायदा या शिक्षा का अधिकार नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में नहीं है। इसका अध्याय 6 बच्चों के अधिकारों का संरक्षण से संबंध है, धारा 26 विद्यालयों के शिक्षकों की रिक्तियों भरने के संबंध में है, 28 शिक्षकों द्वारा निजी तंत्र से प्रतिबंधित करता है, और अध्याय 3 पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया का संबंध है। तो आपको ये कहा गया आरटीई जो है, आरटीई 2009 इसके संबंध में पूछा गया है, तो इसका जो अध्याय नंबर 3 है वो पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना, इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण को निषेध करता है। क्या करता है, निषेध करता है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 की बात यहाँ पर करी गई है, तो ध्यान में रखना आपका सीधा सा उद्देश्य क्या है, तो भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति, ये इसका उद्देश्य है, ये इसका एक ध्येय वाक्य भी है, ये आपको ध्यान में रखना NEP 2020 का। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि शिक्षा वाणी के लिए गुणवत्ता शिक्षण सामग्री का किसके द्वारा ये किया जाता है। शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम है वो एक आकाशवाणी का कार्यक्रम है, ये आपको ध्यान में रखना। कौन सा कार्यक्रम है, ये आकाशवाणी का कार्यक्रम है, और यह आपकी शर्ट जो उदयपुर है, यह जो संस्था है वो आपकी इस कार्यक्रम को क्या करती है, संचालित करती है। दीक्षा का पूरा नाम क्या है। दीक्षा जो ऐप है उसकी अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर हिंदी में लिखा है, दीक्षा का पूरा जो नाम है वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, आपका इसका पूरा नाम हो जाता है SHA से आपको ध्यान में रखना है। SHA का मतलब क्या है, शेयरिंग से आपका हो जाता है, तो एक ये ऑप्शन माना गया है। 66 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आ गया भैया हिंदी का क्वेश्चन। इनमें से अगर बात करें कौन सा कथन सही नहीं है, ड उत्सित वर्ण है, स संघर्षी वर्ण है, मैं स्पर्श व्यंजन है, और है आपका क्या है, अल्प प्राण है। तो अगर है की बात करते हैं साथियों, तो है जो होता है आपका वो महाप्राण होता है,
तो ये आपका चौथा कथन क्या है, गलत है। इसके बाद में अपने बात करेंगे कि निम्नलिखित में से अंतस्थ वर्ण नहीं है। अंतस्थ वर्ण कौन सा नहीं है, तो 1 नंबर ऑप्शन ए जो है वो अंतस्थ वर्ण नहीं होता। ए तो आपका स्वर होता है। और साथ ही साथ में अपने बात करेंगे सघोष होता है। क्या होता है, सघोष होता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं किस वर्ण का उच्चारण कंठोष्ठ है। कंठ और ओष्ठ आपको पता है, ऊ तो ओष्ठ होता है, ऐ की बात करेंगे तालु होता है, कंठ तालु, और ये भी कंठ तालु, तो ओ जो होता है वो कंठोष्ठ होता है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये आ जाता है, इनमें से वर्णमाला में संबंधित कौन सा कथन गलत है, गलत है, गलत है। क और है तथा इनका कंठे माने गए, बिल्कुल। समस्त स्वर अघोष होते हैं, समस्त स्वर अघोष होते हैं ना भैया, समस्त स्वर जो है अभी अभी मैंने बताया सघोष होते हैं, सघोष होते हैं। 11 के 11 स्वर। अघोष की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। हर वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से क्या होते हैं, आपके अघोष होते हैं, तो ये आपका कट गया। चय वर्ग स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, ठीक है जी, कहते हैं। और उसके साथ में आपको ध्यान में रखना, ये जो होते हैं उन्हें डै और डै को उत्क्षेप ताड़न जात और द्विस्पर्शी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये आ जाता है कि किस विकल्प में सभी जो है वो आपके स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, कैसे लेकर मैं तक। ठीक है, अब कैसे लेकर मैं तक आपको देखना है इनमें से कौन कौन से सभी स्पर्श व्यंजन आपके हो जाते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पर बात करते हैं आपका थ है, च है, फ है और आपका ख है, इसमें तो है, ठीक है। और क ठ द भ इसमें भी है, ध ध ज और इसमें भी है। लेकिन आपसे ये पूछा नहीं है तो आपका डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाता है इसमें, क्योंकि आपका यहाँ पर यह दिया गया है और यह तो अंतस्थ होता है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन 71 की बात करते हैं कि किस विकल्प किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। कौन सी ऐसी संज्ञा है, 71 की बात करते हैं तो कि उसमें कोई एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसको हम बाद में व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। देश के नटवर लाल, ये देखो यहाँ पर सबसे पहले जैसे आपको पता है आपका जो नटवर लाल जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसको बहुवचन बनाने के बाद में नटवर लालो कर दिया, इसलिए ये क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। लौह पुरुष के दर्शन और भारत को एक सूत्र में बांध दिया, ये सही है। और यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आपके देखिएगा, निम्नलिखित में से आपका यहाँ से कौन सा जो विकल्प है उसमें कि विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। आपको ये कहा गया विशेषण जो है उससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा की बात अगर करते हैं, देखो इसमें पशु आपका जातिवाचक संज्ञा आ गया, कट गया। इसमें लड़कपन आ गया, कट गया। और यहाँ पर देखिएगा ये जो आपका है डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाता है। प्राथमिक में ता जोड़ा तब आपकी भाववाचक संज्ञा बन गई, और महत्व में त्व जोड़ा तो बन गई, और सुंदर में यह जोड़ा तो सौंदर्य बन गई। इसका ऑप्शन डी हो जाता है। किस वाक्य में, आपको ध्यान में रखना, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष। और आपको पता है मध्यम पुरुष की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी बात सबसे ज़्यादा होती है। आप भला तो जग भला, यह कार्य मैं आप कर लूँगा, इसमें नहीं है। और ऐसे समय में ऐसे समय में आप साथ देंगे तो और कौन, आप न देंगे तो और कौन देगा। और अपने से बड़ों का आदर कीजिएगा। आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर किया गया और आप भला तो जग भला, ये तो आपकी कहावत है, ये तो सीधा आपके उसमें अन्य पुरुष में चली जाती है। तो इस वाक्य में आपको ध्यान में क्या रखना है, मध्य पुरुष जो आप होता है ये निजवाचक में भी काम आता है, ये अन्य पुरुष में भी काम आता है, और इसके साथ साथ में इसकी अगर बात करते हैं तो ये मध्य पुरुष में भी आता है कि यह काम अपने आप कर लो, ये निजवाचक का सीधा सा। और ये आपको एक कहावत दी गई है। तो ऐसे समय में आप साथ ना देंगे तो कौन साथ देगा, ये आपका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाता है, सही और ठीक आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा से रचित है। इसमें जो विशेषण शब्द दिए गए हैं वो आपके किससे हैं, ध्यान में रखना। तो आपकी संज्ञा से विशेषण बना हुआ है। शिक्षा है और कमाना है, इसमें कट जाता है। भीतर है और आपस है, क्या है, भीतर है और क्या है आपका आपस, यहाँ पर हो जाता है। दूसरे ऑप्शन भीतर से आपका भीतरी बना है और उसके साथ में आपस से आपसी बना है। उसके बाद में पीड़ा है और दया है, क्या है साथियों, पीड़ा है और आपकी दया है, ठीक है, दया है। और दया आपकी पीड़ा जो है वो भी आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और दया भी आपकी भाववाचक संज्ञा है, आपको ध्यान में रखना। तो इसका उत्तर क्या हो जाता है, सी आंसर हो जाता है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण आपका है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण की बात अपने करते हैं तो देखो सुख
और सुख से सुखी बना हुआ है। डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन 76 की बात करते हैं कि क्रिया विशेषण रहित वाक्य, क्रिया विशेषण से रहित वाक्य। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। वह अपनी कक्षा का होशियार विद्यार्थी है। मैं सुबह से लगातार वर्षा हो रही है और अचानक से चले गए। तो बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाता है इसका? होशियार तो क्या है आपका? एक विद्यार्थी की विशेषता है। तो ठीक है, सी नंबर आपका बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये आ रहा है 77 की बात करेंगे। किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है? सारा शब्द पुल्लिंग आपसे पूछा गया है। कौवा, खरगोश, मंडल और हीरा, मोती और मणि। उसके बाद में आपको ध्यान में रथ, नथ है और ठीक है उसने नथ पहनी, ठीक है मूंगा, तो यहाँ पर ये भी कट गया। हार है, ठीक है, पायल है, पुखराज है। तो एक नंबर ऑप्शन क्या हो जाता है इसका? सही हो जाएगा। एक वचन और बहुवचन का सही विलोम आपको ध्यान में रखना है। सही युग्म, एक वचन से बहुवचन बनाएगा उसका सही कौन युग्म आपको ध्यान है। ठीक है, पुस्तक और से पुस्तकें बनाया गया है, साथी से साथियों बनाया गया है, पुरुष से पुरुषों बनाया गया है और स्त्री से। आपका ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा क्या है, मुझे डाउट है, क्योंकि अगर देखा जाए पुरुष से पुरुषों बनता है, साथी से साथियों बनता है, पुस्तक से पुस्तकें बनता है, लेकिन ये वाला डी नंबर ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना। देखो यहाँ पर आपको दो तीन बातें ध्यान में रखनी है। अब देखो, पुस्तक से पुस्तकें बहुवचन बना हुआ है, साथी से साथियों, एक है साथी और उसका क्या हो जाता है? साथियों हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? साथियों, साथियों हो जाता है। तो यहाँ पर बहुवचन बना है। पुरुष है, उसको पुरुषों बनाओगे क्योंकि उसके साथ में जब विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा तो पुरुषों बन जाएगा। यहाँ पर साथी से साथियों विभक्ति प्रयुक्त किया जाएगा तो ये तीनों ही सही है, लेकिन स्त्री का महिला सही नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में 79 क्वेश्चन की बात करें तो आपका ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आपके बीच में यहाँ पर है कि कर्ण कारक किस में उपस्थित नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना। कारीगर ने पेचकस से ढक्कन खोला, क्योंकि ढक्कन खोलने का काम है वो पेचकस से किया है। गाड़ी पेट्रोल से चलती है, बिल्कुल चलती है, ये साधन बना है। तराजू से सामान तोला जाता है, बिल्कुल बना है, लेकिन वह जयपुर से आज ही आया है। तो जयपुर से यहाँ पर अलग हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है? अपादान हो जाता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सीधा सीधा हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपको ये बताना है कि पूर्ण भूतकाल, भूतकाल तो है लेकिन वो पूर्ण है। तो आपको ध्यान में रखना, क्योंकि भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं। पूर्ण भूतकाल, वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, ये तो सामान्य भूतकाल है। और वह घर जा रहा था, तो ये आपको ध्यान से सुनना है। लेकिन आपको ये देखिएगा, सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती, ये भी आपकी वर्तमान काल की बात है। मैं अवश्य कार्य से जयपुर गया था, ये पहले गया था। आपसे पूछा गया पूर्ण भूतकाल है वो किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब देखो, वह घर जा रहा था, अब ये घर जा रहा था ये वर्तमान स्थिति है और आपका उत्तर क्या हो जाता है कि मैं अवश्य कार्य से जयपुर गया था। पूर्ण भूतकाल की स्थिति आपकी बनती है। यानी अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये है कि निम्नलिखित में से आपको ध्यान में रखना, कर्मवाच्य का उदाहरण आपका किस वाक्य में हो जाता है। कर्मवाच्य की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें क्या होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना। राम बचपन में नानी की कहानियाँ सुनता था। कौन सुनता था? राम सुनता था। अगर राम की जगह सीता में लिख देता तो सीता बचपन में नानी से कहानियाँ सुनती थी, तो ये तो नहीं होगा। गर्मियों में लोग नदी के किनारे नहाने जाते हैं। कौन? लोग। ठीक है, लोग है तो यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन आई है। पहले लोग सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाते थे। रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद द्वारा किया गया था। बिल्कुल, ये जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाता है? बिल्कुल सही ठीक आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से आपको ये बताना है कि तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन से में है। तो ये आपको उत्तर बताना है कि उसकी बात करते हैं। सहज है, आपको एक बात रखनी, अगर आपका अनुस्वार लगा हो तो वहाँ पर तत्सम जो शब्द है वो आपका होता है। अगर चंद्र बिंदु लगा होता है तो वहाँ पर आपका तद्भव होता है। तो तद्भव जो शब्द है उसकी बात करते हैं। इसमें एक में लगा है, लेकिन झुंड जो शब्द है वो आपका तद्भव है, इसमें तो है ही नहीं, तत्सम है। गात है, गाहक है
और गणपति इसमें भी नहीं है, क्योंकि गात है वो तत्सम होता है, और छकड़ा है, काजल है और खेत है। काजल का कजल बनता है, खेत का क्षेत्र बनता है, छकड़ा का मुझे याद नहीं है। आगे चलिएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। शब्द प्रकृति की दृष्टि से आपको बताना है असुमेलित विकल्प कौन सा हो जाता है। आर्द्रक परीक्षा तत्सम है, जोहरी मुहैया देशज है, मालवाहक ज़्यादातर संकर शब्द है, और गवैया और चौकोर जो शब्द है वो आपका तद्भव शब्द है। यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल ठीक हो जाता है, आपको ध्यान में रखना। और उसके बाद में अपने बात करेंगे, गवैया और चौकोर शब्द है वो भी तद्भव शब्द आपका बिल्कुल ठीक है। और आद्रक और परीक्षा की बात करते हैं तो ये तत्सम है। परीक्षा का परख जो है वो क्या होता है, तद्भव होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जौहरी और मुहैया जो शब्द है ये भी कौन से शब्द है, आपके तद्भव शब्द है, तो इसका विकल्प कौन सा हो जाता है, बी नंबर हो जाता है। निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द है, योगरूढ़ शब्द आपको बताया गया। योगरूढ़ शब्द की बात अगर करेंगे तो बहुब्रीहि समास आपका हो जाता है। विज्ञान, सामाजिक, नीलकंठ और रसोईघर, सीधा सा ऑप्शन पड़ा है आपका नीलकंठ है। दो शब्दों से मिलकर बनता है और उसका तीसरा अर्थ निकले उसे क्या कहा जाता है, योगरूढ़ कहा जाता है। विलोम शब्द कौन सा सुमेलित नहीं है। साम्य का वैषम्य लिखा है, रित का अनरित लिखा है, बिल्कुल ठीक है। सापेक्ष का निरपेक्ष लिखा है, बिल्कुल ठीक है। सलांघनीय का प्रशंसनीय लिखा है, बिल्कुल ठीक है। तो साम्य का यहाँ पर वैषम्य जो है वो नहीं हो जाता है। सम का विषम, ये तो बिल्कुल ठीक है। एक मिनट रुको भाई, ये सम का तो क्या है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सलांघनीय का प्रशंसनीय वो क्या है, बिल्कुल ठीक नहीं है आपका। अगला क्वेश्चन, जिसे रोका न किसमें वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आपका नहीं है। जो रोका हुआ न हो उसे अनिरुद्ध कहा जाता है, और जिस समय पर जिसकी बुद्धि कार्य करे उसे प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो उसे स्थिति प्रज्ञा कहा जाता है, और जो अपने आप से उत्पन्न होता है वो सहजात नहीं होता है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका हो जाता है 87 का। 88 की बात करें तो आपका समश्रुत भिन्नार्थ की दृष्टि से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो हरण को चुराना होता है, हिरण का मृग होता है। स्रोत धारा और स्रोत कान आपका होता है। चिर का वस्त्र लिखा है, लेकिन ये देखो यहाँ पर क्या है, गड़बड़ कर रखी है। चिर जो है उसका दीर्घ काल होता है और चीर का वस्त्र होता है, तो उल्टा लिखा है। बाकी सारे क्या है इसमें सही सुमेलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये आया कि किस शब्द में पर्यायवाची शब्द आपके सही सुमेलित नहीं है। तो रवि, भास्कर और दिनकर, पुत्री, सुता और तन्य, और गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, तलवार, शमशीर, अशी, आपका ये कहा गया कि कौन सा जो है वो आपका सही सुमेलित आपका नहीं हो जाता है। अब हम बात करते हैं तो पुत्री जो है, अब यहाँ पर अपने बात करें, रवि, भास्कर, सूर्य के पर्यायवाची है, तलवार, शमशीर और उसके ये पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ पर अगर पुत्री की बात करते हैं तो पुत्री क्या होती है, सूता होती है, आत्मजा होती है, और उसके साथ साथ में आपका तन्या जो है वो आपकी होती है। लेकिन यहाँ पर लिखा है आपका तन्य, तो इस तरीके से होता है। मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची भी है, मंदाकिनी जो है वो चांदनी का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। अकर्मक क्रिया, राजा ने दान दिया, नौकर बीमार रहा, और नौकर चिट्ठी लाया, पंडित कथा सुनाते। पंडित क्या सुनाते हैं, कथा, सकर्मक, ठीक है। नौकर बीमार रहा, नौकर है वो बीमार रहा, तो इसमें देखते हैं अपने कि बीमार रहा इसमें है या नहीं। राजा ने दान दिया, क्या दिया, दान दिया, इसमें है। चिट्ठी लाया, इसमें भी सकर्मक क्रिया है। तो बी नंबर सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल सही एनस्टिक आंसर आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस शब्द की संधि सही नहीं है। तो आपका सीधा सा ऑप्शन आपका दिया गया है, कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें संधि सही नहीं हो जाती है, आपको ध्यान में रखना। तो आपका एक नंबर ऑप्शन क्या हो जाता है, तत् और उपरांत की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना क्या बनेगा, तदुपरांत बनेगा। और ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी बहुत अच्छा शब्द है। तदुपरांत इसका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। सडानन है, वागीश है, और सच्चरित्र जो आपका है वो यानी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है, कौन सा संधि रहित है। तो आपको ये बताना है संधि रहित है, परिणाम स्वरूप इसमें कोई भी संधि नहीं लगती है। ये मैंने बहुत बार करवाया है सीटी वाले एग्जाम में, आपको ध्यान में रखना। आगे चलिएगा, आपको ये कहा गया कि कौन सा संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, सत्य आग्रह लिखा है, रा के लिए खर्च लिखा है, घोड़ा गाड़ी लिखा है, दान पेटी लिखा है, मुँह बोला लिखा है, रसोई घर लिखा है। यहाँ पर देखो यश को प्राप्त होता है, ये आपका कर्म तत्पुरुष है। पूजा घर
पूजा का घर लिखा गया है, घोड़ा गाड़ी लिखा है और दान के लिए पेटी लिखा है। अब सत्य आग्रह की बात करेंगे तो सत्य के लिए किया गया आग्रह जो है, सत्य के लिए आग्रह वो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर संप्रदान हो जाता है। और राय के लिए खर्च भी आपका क्या हो जाता है, संप्रदान हो जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उत्तर हो जाता है। 94 की बात करेंगे कि इनमें से किस विकल्प में कर्मधारय समास के हैं। अरे कर्मधारय समास की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना, देशभक्ति में कर्मधारय नहीं है, ठीक है। और उसके साथ में निशाचर और हुक्मनामा दिया गया, इनमें भी नहीं है। शुभ है जो आगमन और चरण कमल में क्या है आपका कर्मधारय समास आपका हो जाता है, आपको ध्यान में रखना। इनमें से किस विकल्प सभी शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ऐसा कौन सा उदाहरण जिसमें उपसर्ग भी है और आपका प्रत्यय भी, तो इसमें तो है लेकिन करणीय में नहीं है। परिपूर्णता अधार्मिक, और ये रहा सीधा सीधा ऑप्शन आपका हो जाता है परिपूर्ण और ता, अधर्म और इक, यानी कि आपका उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़ा हुआ शब्द आपका हो जाता है। निम्नलिखित में से आपको ये पूछा केवल उपसर्ग जुड़ा हुआ है, केवल उपसर्ग जुड़ा हुआ है। सुप्रसिद्ध है, पर्यवेक्षक है, अभिभावक है, प्रतिनियुक्ति है, तो यहाँ पर सीधा ऑप्शन है केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है, वो कौन सा है, सुप्रसिद्ध आपका हो जाता है। रुको रुको थोड़ा ध्यान से सुनना समझना है। यानी आपसे ये पूछा गया कि सुप्रसिद्ध है, इसमें तो आपके दो उपसर्ग हैं भाई। आपके पर्यवेक्षक की बात करते हैं तो पर्यवेक्षक की बात करें तो परि है और अवेक्षक है, इसमें भी दो उपसर्ग है, ठीक है। और प्रतिनियुक्ति इसमें भी दो उपसर्ग, लेकिन अभिभावक है इसमें मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से पढ़ लिया था। अभिभावक में केवल एक ही उपसर्ग का प्रयोग, यहाँ पर लिखा है केवल एक उपसर्ग का प्रयोग किया है। इसमें तो सु और प्रसिद्ध में आपके दो उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। लुच आ और लुच में अक जोड़ने से क्या बनता है, आलोचक बनता है, क्योंकि आ उपसर्ग है, लुच धातु है, लुच से लोचना बनता है, लुच से अक जोड़ने से लोचक बनता है, तो आलोचक आपका बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये आ रहा है कि मुनि में अ प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। सीधा सा पता है आपको कि मुनि में जब आप अ प्रत्यय जोड़ोगे तो आपको पता है ये अ प्रत्यय आदि वर्दी का नियम लगाएगा और यहाँ से मौन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मौन बन जाएगा, मौनी नहीं बनेगा, मौन बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी जो शब्द है वो आपके क्या हो जाते हैं, शुद्ध होते हैं। दुरावस्था पुनरावलोकन को बहुत बार काट दिया हमने। तदुपरांत और प्रत्यावर्तन, यहाँ पर ये देखो दोनों शब्द ठीक लिखे गए हैं। पर्यवसान और विपन्न अवस्था, ये विपन्न अवस्था गलत लिखा है, विपन्नावस्था होती है तो ये भी गलत हो गया। और अभ्यारण्य ये गलती है, तो एकमात्र ऐसा ऑप्शन जो बिल्कुल राइट है आपका वो हो जाता है बी ऑप्शन। और आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है। मुठभेड़, इकट्ठा, धनाढ्य और अट्टहास शब्द लिखा है, तो यहाँ पर मुठभेड़ होता है, इकट्ठा होता है और अट्टहास बिल्कुल इसका सही और सटीक आंसर आपका हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द आपका वो अशुद्ध है। मुझे उसका काम अच्छा लगता है, वह बुरे आदमी नहीं है। मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया है। दाल में कुछ गिरा है, क्या है, दाल में कुछ गिरा है, बिल्कुल सही है कि वह बुरे आदमी नहीं है, तो वह बुरा आदमी नहीं है। तो क्योंकि वह लगाया है, या तो बुरे के लिए वे बुरे आदमी नहीं है, अगर वह लगाया है तो आपको बुरा शब्द का प्रयोग करना होगा, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल हो जाता है। 102 की बात करेंगे, वाक्य कौन सा शुद्ध है। यह बात जब मैं छोटा था उस समय की है। बकरी को बारीक काट कर घास खिलाओ है, शुद्ध वाक्य पूछा है क्या, अच्छा ये भी गलत है और ये भी गलत है। वह पुस्तक जो अलमारी में रखी वह बहुत अच्छी है, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। तो ये देखो दोनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। बकरी को घास है वो बारीक काट कर खिलाना चाहिए, लेकिन ऊपर वाले में पद वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है बहुत अच्छी है, कि वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वो बहुत अच्छी है, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तकें चाहिए, शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तकें चाहिए, तो इसका क्या हो जाता है, डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उस संयुक्त वाक्य की बात करते हैं। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, तीन प्रकार के वाक्य होते हैं और आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है आपको कि वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। जब बरसात थमी तब लोग बाहर निकले, ये आपका कौन सा हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाता है। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे कवि हैं, ये भी मिश्र वाक्य हो जाता है। लाखों लोग कोरोना के काल से कलवित हो गए, ये सरल वाक्य। अरे एक ही बात, तो ऑप्शन कि वह आगे निकल गया परिवार वाले पीछे रह गए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक नंबर वाक्य हो जाता है।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ये मिश्र वाक्य का एक प्रकार है। मिश्र वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य आपका होता है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह आया ही नहीं। कर्मचारियों की मांग है कि, ये रहा दूसरा ऑप्शन, कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियों, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियाँ आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हाइफन का जो प्रयोग है वो कहाँ नहीं किया जाना चाहिए, कठिन संधियों से बचने के लिए, सामान्यतः तत्पुरुष समासों में, जैसा जैसा आदि से पूर्व और द्वंद्व समास के मध्य पदों। हाइफन की बात करेंगे तो ये छोटा सा जो योजक लगाया जाता है उसकी बात की जा रही। योजक शब्द है वो यहाँ तो लगाया जाता है, यहाँ भी लगाया जाता है, कठिन संधियों से बचने के लिए यहाँ भी लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सामान्यतः ये तत्पुरुष समास में इनका प्रयोग वो नहीं किया जाता है। विराम चिन्ह, विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विराम चिन्ह की, जी पिताजी ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। पिताजी ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, सही पूछा है क्या आपसे? तो ये रहा आपका तीसरा वाक्य है, क्योंकि यह जब ये तीसरा भी अभी बात करेंगे, तीसरा भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर लगने से यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा लागू होती है। देखो चलो दोबारा से चेक करते हैं कि देर हो रही है कब आओगे, और पिताजी ने पुत्र कहा कि देर हो रही है कब आओगे, और पिताजी ने, अब आपका यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्न पूछने की बात अपने करते हैं। तो प्रश्न के लिए आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ता है, और उसके साथ साथ में मुझे थोड़ा सा इसमें ये डाउट लग रहा है कि यहाँ पर आप अगर डबल इन्वर्टेड कोमा लगाते, कौन सी कोमा? डबल इन्वर्टेड कोमा, तो इसका ये जो है वो बिल्कुल बी नंबर सही कर देते। लेकिन थोड़ा सा डाउट है, प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए हमें आपका प्रश्नवाचक जरूर लगाना, क्योंकि ये देखो इसके समकक्ष एक वाक्य और है, लेकिन इसमें क्या प्रश्नवाचक का चिन्ह प्रयोग नहीं किया गया है, ध्यान में रखना। और ये देखो इससे पहले अगर इन्वर्टेड कोमा लगाई गई है तो इससे पहले आपकी अल्प विराम का भी प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपने, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़े, जहाँ पूर्ण विराम से हमें कम रुकना पड़ता है तो वहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? तो अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये आ जाता है कि सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त होता है। सोने में सुगंध होने का मतलब यह है किसी बहुत बढ़िया चीज़ में और अधिक विशेषता होना, सोने में सुगंध होना होता है। अगला और क्वेश्चन ये है कि अधिकार या अवसर पाकर मन माना अन्याय करना भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा होता? अधिकार या अवसर पाकर मन माना अन्याय करना भावार्थ व्यक्त करने वाला, अधिकार और अवसर पाकर आपको आंखों में धूल झोंकना होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करें, बुरी संगति का फल बुरा होता है, बुरी संगति का फल बुरा होता है। खून सिर चढ़कर बोलता है, चोरी से चोरी न जाए, हेरा फेरी से भी न जाए, कोयले की दलाली में हाथ काला होता है, बुरी संगति में बुरा फल मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये है, काल खपे पण ओखड़ा अखे। और राजस्थानी कहावत दी आपने कि काल खपे पण ओखाना अखे, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? काल अमर, कहावत अमर। ठीक है, काल नश्वर, कहावतें अमर, काल नष्ट, कहावत नष्ट नहीं। ठीक है, उसके साथ में कहा गया काल खपे, काल खपे का मतलब होता है काल नश्वर हो जाना, उखाड़ा के। मेरे हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाता है? बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, काल नश्वर कहावतें अमर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, दरेग लखी आंखों से देखा मधु चंद्रिका, मधु की उस चंद्रिका को, उस प्रकाश को, सुनहि कल धुनी काल, और रही है मेरे प्राण तन प्रीतम करे प्रयाण। इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो आर्थी व्यंजना यहाँ पर हो जाती है, ध्यान में रखना। ये शब्द शक्ति वाला चैप्टर आपको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है। ठीक है, संतो भाई आन ज्ञान की आंधी रे, इस पंक्ति में कौन सी है? संतो भाई आन ज्ञान की आंधी रे। तो यहाँ पर लक्षण लक्षणा है, सारोपा लक्षणा है, उपादान लक्षणा है, और साध्य वासना लक्षणा आपकी हो जाती है। संतो आन ज्ञान की आंधी रे, ये लक्षण लक्षणा तो है ही है, लेकिन ये लक्षण लक्षणा का आपका उदाहरण है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान सरकार ने मुक्त चिकित्सा
की सुविधा मुहैया करवाकर गरीब तबके को बड़ा उपकार किया है। इस कथन में कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो ये आपको ध्यान में रखना। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें सीधी सी बात अगर कहीं कहीं समझ में आ जाती है तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये एक पद्यांश आया है कि निम्नलिखित में से आपको अधोलिखित पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। दुनिया के विभिन्न देशों के विकास की विहंगम दृष्टि डालने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आज जिस देश में वैज्ञानिक उपलब्धियों के सारे अपना औद्योगिकरण कर लिया है उसी को उन्नत देश कहा जाता है, और जिस देश में औद्योगिकरण का स्तर नीचा है वह पिछड़ा हुआ देश कहा जाता है। और वैज्ञानिक आविष्कारों और औद्योगिकरण के आधार पर ही किसी देश की प्रगति को आंका जा रहा है, और विज्ञान ने मानव को पूरी तरह बदल दिया है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि अब ये पद्यांश पढ़कर हमें उत्तर देना है। क्या करना है? ये पद्यांश पढ़कर उत्तर देना है। तो विज्ञान ने मानव को किस प्रकार बदल दिया है? विज्ञान ने मानव को औद्योगिकरण के माध्यम से क्या कर दिया है? बदल दिया है। ये आपका 115 का आंसर हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि आज कौन सा देश उन्नत कहा जाता है। तो आज कौन सा देश उन्नत कहा जाता है? तो जिसने औद्योगिकरण कर लिया है, ये ऐसा हम इस पद्यांश में यहाँ पर पढ़ कर आए हैं। उसके बाद में 117 नंबर पर की बात करेंगे। आज किसी देश में प्रगतिशीलता के क्या मानदंड है? तो उसके प्रगतिशीलता के मानदंड, बात सीधी दोगुनी की हो रही है तो औद्योगिकरण उसका ही मानदंड हो जाता है। किसी देश की उन्नति का उसके वैज्ञानिक आविष्कारों से क्या संबंध है? संबंध की बात की जा रही है। तो प्रगति का आकलन आविष्कार से ही होता है। प्रगति का जो आकलन है वो आविष्कार से ही होता है। बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाता है राइट। एक छोटा सा एक और पद्यांश आपके बीच में आया है, तो ध्यान से अपने पढ़ेंगे इसको। और उसके बाद में संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निरा सपना, संसार को निरा सपना नहीं समझना है। पथ आप प्रशस्त करो अपना जो मार्ग प्रशस्त है खुद ही करिएगा। और अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। तो निराश आपको मन को नहीं करना है। तो उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। तो इस शीर्षक में अगर बात करी जाएगी तो यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि आपको क्या करना चाहिए? निराशा का त्याग करना चाहिए। उसके बाद में अपने बात करते हैं संसार का सपना नहीं है। संसार एक सपना नहीं है। यह कहकर कवि क्या कहना चाहता है कि अपने मार्ग को क्या करना चाहिए? प्रशस्त करने की बात यहाँ पर की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगली बात करेंगे सुयोग। सुयोग से कवि का क्या आशय? सुयोग से कवि का आशय ये है, सुयोग से कवि का आशय है सुंदर स्थान और सुंदर जीवन, उचित अवसर और यथार्थ। यानी कि आपको उचित अवसर पाकर, यानी सुयोग उसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर उचित अवसर पाकर आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हो। काव्यांश में मनुष्य को प्रेरणा दी गई है। काव्यांश जो उसको मनुष्य को क्या प्रेरणा दी गई है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। काव्यांश में निराश नहीं होने की मनुष्य को प्रेरणा दी गई है। तो ये आपका पद्यांश था। अगला जो है परिभाषिक शब्दावली की बात करते हैं। तो अंग्रेजी वाला शब्द आपको पता है थोड़ा सा मुश्किल होता है ये पढ़ना, तो लेकिन प्रोमिसरी नोट जो है उसका समकक्ष हिंदी शब्द क्या होता है? तो वचन पत्र होता है। ये ध्यान में रखना। और अगला क्वेश्चन आपके बीच में हिंदी परिभाषिक शब्दावलियों का सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है आपको ध्यान में रखना? टाई का गांठ और टिल्ट का झुकाव, टाइलर का जुताई और टाइम ऑफ का स्व अल्प अवकाश। जो छोटा सा अल्प अवकाश है उसके बारे में बात करी गई है। उत्तर आपका क्या है? यहाँ पर टेलर जो है वो जुताई नहीं होता है। और फेसमेल का क्या अर्थ होता है? फेसिसिमिल जो है इसका अंग्रेजी, इसका हिंदी समकक्ष अर्थ क्या होता है? तो प्रतिकृति जो है इसका अर्थ आपका हो जाता है। अभी 25 सवाल और पड़े हैं अभी। उसके बाद में भाषा शिक्षण विधियों के सवाल पड़े हैं, साइको के सवाल और पड़े हैं आपके, तो आपको ध्यान में रखना। अगले सवाल की बात करेंगे भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन आपका उचित हो जाता है? भाषा कौशल की अगर बात करी जाएंगे तो भाषा कौशल आपको पता है LSRW। कौन सा? LSRW उनका सही क्रम हो जाता है। इनके बारे में आपसे पूछा गया है। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। उचित कथन आपको बताना है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर बल दिया जाना चाहिए, और बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशलों पर बल देना चाहिए। और भाषा में चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर इस सवाल की इसके ऊपर तो ध्यान देना ही होता है। केवल लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा? केवल, इनसे काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर भाषा के चारों जो कौशल है वो आपस में क्या होते हैं?
अंतर संबंधित होते हैं। जब आप सबसे पहले सुनते हो तो फिर बच्चा बोलना सीखता है, बच्चा बोलना सीखता है तो फिर पढ़ना, फिर लिखना। मारिया मोंटेसरी ये कहता है बच्चा पहले लिखना सीखता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये आ जाता है कि बोलना मनुष्य का पूर्णता को पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल के इस कथन का संबंध किससे है? तो इस कथन का संबंध है, ये कथन कहा गया कि बोलना जो मनुष्य को है वो पूर्णता की ओर पहुंचाता है, लेकिन जब वो लिखना सीख जाता है ना तो आदमी का परम शुद्ध बनाता है। तो ये किसने कहा था? वेंकर ने कहा था। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या कहलाता है? वेंकर ने कहा था। और पाठ्य योजना के विशिष्ट उद्देश्यों के शिक्षण के पक्ष में कौन सा सम्मिलित आपका नहीं है? ज्ञान कराना, अधिग्रहण कराना, अभिवृत्ति के विकास को आभार बनाना और चित्र बनाना जो होता है वो क्या होता है आपका? यहाँ से ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि पाठ्य योजना के विशिष्ट उद्देश्यों में शिक्षण के पक्ष में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो अर्थ ग्रहण करना यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में निम्नलिखित में से अध्यापन कौशलों में शामिल कौन सा नहीं है? अध्यापन जो कौशल है उसमें लेखन कौशल, श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल और उसके साथ में पाठ उपस्थापना जो कौशल है उनमें से कौन सा कौशल शामिल नहीं है? तो लेखन कौशल जो है वो इसमें क्या नहीं है? शामिल नहीं है। मौन वाचन का उद्देश्य है। मौन वाचन में क्या होता है कि तार्किक योग्यता का विकास होता है, मनन शक्ति का विकास होता है, इन दोनों का विकास होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये आ रहा है 131 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से आपको ध्यान में रखना प्रश्न पाठ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न पाठ के अंतर्गत किए जाते हैं? एक तो विकासात्मक प्रश्न होते हैं, एक बोध प्रश्न होते हैं, मूल्यांकन प्रश्न होते हैं और एक पुनरावृत्ति जो प्रश्न होते हैं उनकी बात यहाँ पर करी रही। और आपसे ये पूछा गया कि पाठ के अंतर्गत तो मूल्यांकन जब बच्चों का किया जाता है, साथ ही साथ में जब कोई अध्याय पढ़ाया जा रहा होता है तो उस समय हाथों हाथ मूल्यांकन कर कर पाठ के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को क्या किया जाता है? यहाँ पर आपका ध्यान किया जाता है। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो आपको पता है बीजी खेर 1907 शायद आपको याद होगा वो किया गया था। आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल, एक बार रुको, गड़बड़ हो गई। देखिएगा यहाँ पर पूछा है बीजी खेर जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये है 133 चिंतन की योग्यता की भाषा अन्य योग्यताओं का कैसा संबंध हो जाता है? तो ये आपको ध्यान में रखना, यानी कि इसका जो संबंध है वो सीधा संबंध हो जाता है। मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान वृद्धि, त्वरितता से, अर्थग्रहता में तीव्रता, ज़्यादा समय पढ़ने में मन लगना। तो आपको मौन वाचन में अगर आपको क्या करना है, गति बढ़ानी है, तो अर्थग्रहता में तीव्रता आपको क्या होती है? लानी होती है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये है कि गृह कार्य का संशोधन करना उचित होगा, बिल्कुल होगा, उपयुक्त होगा। विद्यालय में शिक्षक द्वारा रिक्त कालांश में घर आकर एकाग्रता से देखना और नियमित रूप से इच्छा अनुसार कक्षा में देखना और छात्र उपस्थिति देखकर लाल स्याही से शुद्ध करना। ये क्या होता है? बिल्कुल, जब आप लाल पेन से चेक करते हो और जहाँ पर गलत होता है उसके ऊपर गोला लगा देते हो, यही जो है उपयुक्त साधन आपका होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से पिछड़े हुए बालकों की विशेषता आपकी नहीं होती है? कौन से पिछले बालकों की विशेषता नहीं होती है? तो यहाँ पर ध्यान में रखना, अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यता से कम स्तर के शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करना, ये तो होती है। सामान्य विद्यालयों के कार्य एक साथ गति से नहीं रखे जाते, अपनी आयु बालकों को काफ़ी फिसड़ जाते हैं और कम बुद्धि रखते हैं। बिल्कुल, पिछड़े बालक जो है वो अपने कम बुद्धि रखते हैं, ये ध्यान में रखना। प्रेक्षण जो अनुदेशन द्वारा आपको ध्यान में रखना है, योजना बनाने के लिए क्या किया जाता है? आपका बनाने के लिए निदान किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानक मूल्यांकन और आधार रेखा जो मूल्यांकन है वो किया जाता है। तो यहाँ पर परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने और निदान में किया जाता है वो आपका रचनात्मक क्या होता है? मूल्यांकन आपका होता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान स्कीमा के द्वारा बाहरी दुनिया को समझाने की प्रक्रिया। स्कीमा शब्द तो आपने सुना ही होगा। स्कीमा का संबंध जीन प्याजे से सीधा और स्कीमा शब्द के जीन प्याजे के साथ में देखा जाए तो यहाँ पर इसका मतलब होता है आत्मसातीकरण जो होता है उसका जानने की प्रक्रिया। कौन सा लक्ष्य अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? कौन सा लक्ष्य जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? तो आत्म केंद्रित है, रूढ़िवादी है,
सामाजिक है और दब्बू है। तो ये क्या है, ये सामाजिक प्रकृति जो है वो अंतर्मुखी बालकों की नहीं होती है। सामाजिक व्यक्ति तो क्या है, बहिर्मुखी बालक होते हैं, ध्यान में रखना। उसके बाद में अपने बात करते हैं कौन सा आयाम मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। तो कौन सा आयाम जो है वो मानसिक के अंतर्गत आता है, तो आपका चिंतन जो है वो मानसिक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना, इसके बाद में आपको ध्यान में क्या रखना है, और 141 की अगर बात करते हैं तो कम गति सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता आपकी होती है। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य यहाँ पर विशेषता क्या होती है, तो आपको ध्यान में रखना। अगर बात करेंगे कि इनमें से किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उसके ज्ञान अर्जन व शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावित करती है, और उसमें कक्षा में समायोजन में कोई कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं होती, उनमें केवल गति में कठिनाइयाँ होती है। तो इनकी अगर बात करी जाएगी तो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। उनमें कक्षा में समायोजन में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। आगे चलिएगा, निम्नलिखित में से शिक्षण के बारे में आपको बताना है। अच्छा, पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा दोबारा देखते हैं भाई, इसमें क्या गड़बड़ा रही है। चलिएगा, इस द्वारा जो क्वेश्चन है उसमें बात करेंगे तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर सरकारी ऑप्शन हो जाता है। भूल से बी बता दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है, एक आधा तो गलत हो ही जाता है। शिक्षण के बारे में सत्य बताना है। शिक्षण के बारे में आपको क्या बताना है, सत्य बताना है। पूर्व क्रिया अवस्था में योजना बनाना, पूर्वानुमान लगाना, यही क्या होता है आपका सत्य कथन, सॉरी। उसके साथ साथ में अपने बात करते हैं, यानी कि आपके अंत क्रिया अवस्था अधिगम का वातावरण निर्माण करना होता है, उत्तर क्रिया अवस्था मूल्यांकन का निर्माण करना होता है, शिक्षण अधिगम अवस्था मॉडल आई के डेविस जो होता है। तो यानी कि यहाँ पर 1 2 3 जो है वो क्या होते हैं, दोनों तीनों सही होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में शेषवावस्था साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है। शेषवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। शेषवावस्था की मुख्य अवस्था ये नहीं कि वो चिंतन प्रक्रिया उनमें नहीं होती है, क्योंकि छोटा बालक होता है वो चिंतन बिल्कुल भी नहीं करता है, तो आपको ध्यान में रखना। और मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, मूल्यांकन के उद्देश्य की बात करते हैं तो बच्चा क्या सीखता है ये जानना, निदान और उनका उपचार करना, शिक्षण की सफलता की जांच करना, उपरोक्त सभी मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। ये आप जब CCE पढ़ते हो तो आपको पता चलता है। चिंतन है, मनोगतिक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक गतिविधि है, भावात्मक गतिविधि है, और आपकी क्या हो जाती है, मनोवैज्ञानिक गतिविधि हो जाती है। तो आपको पता है चिंतन अभी थोड़ी देर पहले बात करके गए थे, ये मनोगतिक जो प्रक्रिया आपकी होती है। उसके बाद में अपने बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री नहीं है। प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री आपकी नहीं है, तो डायरमा है, एपिडियोस्कोप है, OHP है। प्रक्षेपित यानी कि आपको प्रक्षेपित का मतलब ये होता है जैसे कि प्रोजेक्टर के माध्यम से आप क्या करते हो, प्रक्षेपित कर देते हो। डायरमा और OH ओवरहेड प्रोजेक्टर ये तो प्रक्षेपित होती है, एपेडियोस्कोप प्रक्षेपित होती है, डायरमा भी होती है, लेकिन जादुई लाइटें जो होती है, मैजिक लाइटें जो होती है वो आपकी क्या होती है, क्या पूछा, नहीं है। अच्छा, जादुई लाइटें से क्या किया जाता है, जादुई लाइटें से प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। तो आपका डायरमा है जो आपका क्या नहीं होता है, ये आपका सहायक शिक्षण सामग्रियों का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा और ये आगे चलिएगा। उसके बाद में क्योंकि ये आपस में जो है आपके OHP और इसके साथ में ये एपेडियोस्कोप और जादू लाइटें तीनों आपस में क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, लेकिन डायरमा जो होता है वो इसका प्रकार नहीं होता है। हार्डवेयर तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, हार्डवेयर तकनीक जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये A लुम्सडेन ने किया था। और आज का 48 नंबर सवाल, 148 नंबर, ट्रांसपेरेंसीज और स्लाइड्स का उदाहरण है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर यानी कि कोमल उपागम जो होता है, कोमल उपागम, कठोर उपागम, ये दो प्रकार की सहायक सामग्री उपागम जो होते हैं, इनके दो प्रकार होते हैं, ये सॉफ्टवेयर आपका उपागम होता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उनके संक्षेपण के रूप में नहीं है। संक्षेपण के रूप में कौन सा नहीं है, तो आपका ये
AI कंप्यूटर स्तन, ये जो CET के जो क्वेश्चन हैं जो आपके आ रहे हैं, ICT के क्वेश्चन, ये कक्षा 9 और 10 वाली जो बुक है आप एक बार उनके क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना आपकी ज़्यादा बनती है। लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, 150 नंबर क्वेश्चन, साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीक द्वारा आपका लाई गई थी, तो आपको ध्यान में रखना एक परियोजना के अंतर्गत लाई गई थी। तो इस तरीके से हमने 150 क्वेश्चनों का जो अध्ययन है आज किया है। क्या किया है? 150 अध्ययन किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में आप ज्वाइन करना। और उसके साथ साथ में ये PDF प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है साथियों, ज्वाइन आपको क्या करना है, टेलीग्राम करना है। क्या करना है? ज्वाइन टेलीग्राम, जिसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शुरू से लेकर हमने अंत तक इस वीडियो को देखा। हमने क्या है लगातार कम समय में लगभग 1 घंटा और 5 मिनट में हमने क्या किया है, इस कक्षा का अध्ययन किया है। 1 घंटे 5 मिनट की बात करूं तो 65 मिनट में हमने क्या किए, फटाफट अंदाज से 150 प्रश्नों का रिवीजन किया है। इसी तरीके से हम 15 मॉडल पेपर का अध्ययन करने वाले हैं। तो एक बार पुनः आपका बहुत ज़्यादा आभार, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।